दैनिक समसामयिकी देखते हैं 10 महत्वपूर्ण खबरें एवं उन पर आधारित 10 प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हिसियन लुंग 2 दशक बाद देंगे इस्तीफा। 2 दशक तक सिंगापुर का नेतृत्व करने के बाद प्रधानमंत्री ली हिसियन लुंग 15 मई 2024 को पद छोड़ देंगे और अपने डिप्टी लॉरेंस वोंग को नेतृत्व सौंपेंगे। उनके कार्यकाल ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि 72 वर्षीय श्री ली औपचारिक रूप से शहर राज्य के अध्यक्ष को श्री वोंग, जो वर्तमान में उप प्रधानमंत्री हैं और वित्त मंत्री हैं, को उनके उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करने की सलाह देंगे। इसमें कहा गया है कि श्री वोंग, जिन्हें लंबे समय से सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी में सांसदों का सर्वसम्मत समर्थन प्राप्त है, उसी दिन बाद में राष्ट्रीय महल में शपथ दिलाएंगे। ली ने अगस्त 2004 में सिंगापुर और पीपुल्स एक्शन पार्टी का नेतृत्व किया है और अपने कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण विकास और चुनौतियों की देखरेख की है। पिछले नवंबर में ली वोंग को अपना नामित उत्तराधिकारी नामित करते हुए इस साल सेवानिवृत्ति होने के अपने इरादे की घोषणा की। श्री ली ने मूल रूप से 70 वर्ष के होने से पहले पद छोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन उन योजनाओं को कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। श्री वोंग COVID मतलब कोविड-19 के खिलाफ सिंगापुर की लड़ाई के समन्वय में मदद करते हुए प्रमुखता में आए। 1965 में स्वतंत्रता के बाद से वह शहर राज्य के चौथे नेता होंगे। श्री ली कुआन यू के सबसे बड़े बेटे हैं। श्री ली कुआन यू के सबसे बड़े बेटे हैं, जो सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री बने और अपने 31 वर्षों के कार्यकाल के दौरान संसाधन गरीब शहर राज्य को दुनिया के सबसे अमीर देशों से एक बनाया। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कुवैत के नए प्रधानमंत्री हैं। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कुवैत के नए प्रधानमंत्री। कुवैत के अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। कुवैत का नया प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। यह निर्णय पूर्व प्रधानमंत्री शेख अहमद सबा अल सलेम अल सबा के इस्तीफे के बाद लिया गया। शेख अहमद ने इलिनोइस विश्वविद्यालय से वित्त, बैंकिंग, निवेश और स्नातक की डिग्री हासिल की। नए प्रधानमंत्री शेख अहमद एक कुवैती अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने 2006 से 2011 तक स्वास्थ्य मंत्री, तेल मंत्री, सूचना मंत्री के रूप में कार्य करने से पहले 1999 से 2005 तक वित्त और संचार मंत्री के रूप में भी कार्य किया। तो यहाँ पे सबसे न्यू बात ये है कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हिसियन लुंग को 2 दशक बाद देंगे इस्तीफा और जो इनके बाद जो उत्तराधिकारी बनेंगे डिप्टी लॉरेंस वोंग को नेतृत्व ये सौंपेंगे। और कुवैत के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं शेख अहमद अल अहमद अल सबा, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। और कुवैत के अमीर से किनको नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? अल अहमद अल जबर अल सबा ने। ठीक है। और ये नए प्रधानमंत्री कुवैत के जो बने हैं वो अल सलेम अल सबा के इस्तीफे के बाद बने हैं। शेख अहमद सबा अल सलेम अल सबा। और जो नए बने हैं तो उनमें अब्दुल्ला ऐड है, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, IMF के प्रबंध निदेशक पद पर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा प्रारंभ करेंगी अपना दूसरा कार्यकाल। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले 5 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंध निदेशक MD के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है।
वह इस वर्ष इस पद के लिए नामांकित एकमात्र उम्मीदवार थी। बुल्गारिया की नागरिक सुश्री जॉर्जिवा ने, ये कहाँ की नागरिक हैं? बुल्गारिया की नागरिक सुश्री जॉर्जिवा ने 1 अक्टूबर 2019 से प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य प्रारंभ किया है। जॉर्जिवा IMF की प्रमुख बनने वाली दूसरी महिला और उभरती बाजार अर्थव्यवस्था से आने वाली पहली व्यक्ति हैं। 1944 में IMF की स्थापना के बाद वह इसकी 12वीं प्रबंध निदेशक हैं। ओके, 1944 IMF की स्थापना कब हुई थी? 1944। IMF के प्रबंध निदेशक की नियुक्ति कार्यकारी बोर्ड द्वारा की जाती है, जो मतदान या सर्वसम्मति के माध्यम से प्रबंध निदेशक का चयन कर सकता है। 2004 में IMF ने सर्वसम्मति के माध्यम से एक प्रबंध निदेशक की नियुक्ति करने की नीति अपनाई। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स IMF का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश से एक गवर्नर, एक वैकल्पिक गवर्नर शामिल होता है। कार्यकारी बोर्ड सदस्य देशों या देशों के समूह द्वारा चुने गए 24 निदेशकों के साथ IMF के दिन प्रतिदिन के कारोबार को संभालता है। प्रबंध निदेशक कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। प्रबंध निदेशक कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ओके, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में, ओके, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना वर्ष 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से की गई थी। IMF वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को IMF वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को अप्रैल और अक्टूबर के महीनों में वर्ष में 2 बार प्रकाशित किया जाता है। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। IMF के सदस्य देशों को विश्व अर्थव्यवस्था में उनकी स्थिरता को दर्शाते हुए कोटा आवंटित किया जाता है, जिसे विशेष आहरण अधिकार SDR में दर्शाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सबसे अधिक कोटा और मतदान हिस्सेदारी है। IMF में भारत का 8वां सबसे बड़ा कोटा है। IMF में भारत का 8वां सबसे बड़ा कोटा है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस के पेरिस में हुआ सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन। ओके, फ्रांस के पेरिस में हुआ सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन। सूडान की सेना और विद्रोही अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच युद्ध में फंसे सूडान के लोगों के लिए धन जुटाने के लिए 15 अप्रैल 2024 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में 15 अप्रैल 2024 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में सूडान और पड़ोसी देशों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन 7 फरवरी 2024 को संयुक्त राष्ट्र की फंडिंग अपील के जवाब में आयोजित किया गया था। फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ ने सूडान और पड़ोसी देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन का आयोजन किया है। सम्मेलन में पड़ोसी और क्षेत्रीय देशों और दानदाताओं सहित 58 से अधिक राज्यों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें अफ्रीकी संघ, कई संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रमों और एजेंसियों, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विकास बैंक जैसे विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ओके, पेरिस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं ने घोषणा की कि वे 2 बिलियन यूरो से अधिक प्रदान करेंगे, जिसमें यूरोपीय संघ ने 350 मिलियन यूरो का वादा किया, जबकि सह-प्रायोजक फ्रांस और जर्मनी ने क्रमशः 110 मिलियन यूरो और 244 मिलियन यूरो का वादा किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने $127 मिलियन, ब्रिटेन ने $110 मिलियन देने का वचन दिया। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय OCHA के अनुसार सूडान में 24 मिलियन लोगों को भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और अन्न आपूर्ति प्रदान करने के लिए सूडान को इस वर्ष कम से कम $2.7 बिलियन की आवश्यकता है, जो 51 मिलियन सूडानी आबादी का लगभग आधा हिस्सा है।
सूडान में मानवीय संकट। 1956 स्वतंत्रता के बाद सूडान गृह युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता से ग्रस्त रहा है। नवीनतम गृह युद्ध 2023 में शुरू हुआ है। एक गुट जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान के नेतृत्व में सूडानी सशस्त्र बल मोहम्मद हमदान डगालो और हेमेदती के नेतृत्व में एक शक्तिशाली अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेज RSF के साथ क्रूर युद्ध में लगा हुआ है। दिसंबर 2022 में सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता से एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके तहत RSF को सूडान के सशस्त्र बलों के साथ विलय किया जाना था और सत्ता एक नागरिक सरकार को हस्तांतरित की जानी थी। हालांकि शांति समझौता टूट गया। दिल्ली हवाई अड्डा फोर्थ दिल्ली हवाई अड्डा दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में हुआ शामिल। ओके। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGI दिल्ली के नाम एक और रिकॉर्ड जुड़ गया है। दिल्ली एयरपोर्ट को 2023 के लिए दुनिया के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में 10वां स्थान मिला है। दिल्ली के हवाई अड्डों ने 2023 में 7.22 करोड़ से अधिक यात्रियों को संभाला, जबकि 2022 में हवाई अड्डा 9वें स्थान पर थी। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ACI वर्ल्ड ने सूची जारी की कि इस सूची में 104.6 मिलियन यात्रियों के साथ अमेरिका का हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष पे है। हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ACI वर्ल्ड सूची में दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दूसरे स्थान पे है और डलास हवाई अड्डा तीसरे स्थान पे है। टोक्यो हानाडो जो 2022 में 16वें से 2023 में 5वें स्थान पे पहुंच गया। ACI वर्ल्ड सूची में सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से 5 अमेरिका के हैं। ACI का कहना है कि 2023 में पूरी दुनिया में 8.5 बिलियन यात्रियों ने हवाई यात्रा की है। यह कोरोना महामारी से पहले यात्रियों की संख्या 93.8% है, जबकि साल 2022 के मुकाबले ये 27.2% ज़्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात में सुधार हुआ है और यह घरेलू यातायात के करीब आ गया है, जिसने उद्योग के पुनरुद्धार और विस्तार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसी हवाई अड्डे के लिए यात्री संख्या में हवाई जहाज पर चढ़ने और उतरने वाले यात्री शामिल होते हैं। पारगमन करने वाले लोगों की गिनती एक बार की जाती है। क्वेश्चन देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले बनने पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति। ओके। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2017 से 20 जनवरी 2021 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है और हमारा जो बाइडेन है 46 नंबर का। ओके, जो बाइडेन। यह मामला नवंबर 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के डोनाल्ड ट्रंप के प्रयास को बाधित कर सकता है। यह किसी पूर्व अमेरिकी कमांडर इन चीफ का पहला आपराधिक मुकदमा है। यह मुकदमा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 4 अभियोगों में से पहला है। 15 अप्रैल 2024 को अदालती कार्यवाही की शुरुआत में न्यायाधीश जुआन एम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। जुआन एम मर्चेंट ने मामले से खुद को अलग करने के बचाव पक्ष के अनुरोध को खारिज कर दिया है। इस अदालती प्रक्रिया में ट्रंप को मुकदमे में हिस्सा लेना जरूरी है। यह प्रक्रिया मई 2024 तक चलने की उम्मीद है। न्यायाधीश का नाम है जुआन एम मर्चेंट ने। न्यूयॉर्क के अभियोजकों ने उन पर 2016 के राष्ट्रपति अभियान के अंतिम दिनों में
$1,30,000 के भुगतान को छिपाने के लिए रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का आरोप लगाया था। इसके अलावा पॉर्न स्टार स्टार्मी डैनियल्स को 2006 के यौन संबंध के संबंध में चुप रहने के लिए यह आदेश दिया गया था। स्टार्मी डैनियल्स। लेकिन अगर एक भी फैसला ट्रंप के खिलाफ जाता है तो इससे उनकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी और देश का नेतृत्व करने की उनकी क्षमता पर भी संदेह पैदा हो जाएगा। दोषी पाए जाने पर उन्हें 4 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। अमेरिकी इतिहास में तीसरी बार तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप की सरकार को कोई खतरा नहीं हुआ है। उस समय सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी के पास सीनेट में बहुमत था। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप की सरकार को कोई खतरा नहीं हुआ, उस समय सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी के पास सीनेट में बहुमत था। ओके, ये तीसरी बार ऐसा हुआ। अमेरिका इतिहास में तीसरी बार तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। ओके, अब यहाँ देखते हैं। ट्रंप के पहले 1868 में एंड्रयू जॉनसन और 1958 में बिल क्लिंटन के खिलाफ महाभियोग की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इससे पहले 2 लोग पे महाभियोग लगाया जा चुका है। 1868 में एंड्रयू जॉनसन और 1998 में बिल क्लिंटन के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। हालांकि दोनों बार राष्ट्रपति को सत्ता से नहीं हटाया जा सका। 1974 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन पर अपने एक प्रतिद्वंदी की जासूसी करने का आरोप लगाया गया। इसे वाटरगेट स्कैंडल का नाम दिया गया था। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 के बाद से भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र का हुआ विनाश। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 के बाद से भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र का हुआ विनाश। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2000 के बाद भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र कम हो गया है, जो इस अवधि के दौरान वृक्ष आवरण में 6% कमी के बराबर है। JFW डेटा से पता चलता है 2001 और 2023 के बीच कुल वृक्ष आवरण हानि का 60% नुकसान 5 राज्यों में हुआ है। असम में औसतन 66,600 हेक्टेयर की तुलना में 3,24,000 हेक्टेयर में सबसे अधिक वृक्षों का नुकसान हुआ है। मिजोरम में 3,12,000 हेक्टेयर, अरुणाचल प्रदेश में 2,62,000 हेक्टेयर, नागालैंड में 2,59,000 हेक्टेयर, मणिपुर में 2,40,000 हेक्टेयर वृक्ष नष्ट हो चुके हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि 2002 से 2022 तक भारत में आग के कारण 35,900 हेक्टेयर वृक्षों का नुकसान हुआ है। 2008 में आग लगने के कारण सबसे अधिक वृक्षों का नुकसान 3,000 हेक्टेयर दर्ज किया गया। 2001 से 2022 तक उड़ीसा में आग के कारण पेड़ों के नुकसान की दर सबसे अधिक थी। प्रतिवर्ष औसतन 238 हेक्टेयर का नुकसान हुआ। अरुणाचल प्रदेश में 158 हेक्टेयर, नागालैंड में 195, असम में 116 हेक्टेयर, मेघालय में 97 हेक्टेयर जमीन बर्बाद हुई। खाद्य कृषि संगठन के अनुसार 2015 और 2020 के बीच भारत में वनों की कटाई की दर 6,68,000 हेक्टेयर प्रतिवर्ष थी, जो दुनिया भर में दूसरी सबसे अधिक थी। प्राथमिक वनों की हानि जो लोगों से अछूते हैं और जिन्हें कभी कभी पुराने विकास वनों के रूप में जाना जाता है। ब्राजील, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और बोलिविया सबसे अधिक प्राथमिक वन हानि वाले उष्णकटिबंधीय देशों की रैंकिंग में शीर्ष पे है। ब्राजील, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ओके,
अन्य तथ्य में ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच जो उपग्रह डेटा और अन्य स्रोतों का उपयोग करके वास्तविक समय में वन परिवर्तन पर नज़र रखता है, उसने कहा है कि देश ने 2002 से 2023 तक 4,14,000 हेक्टेयर अर्ध प्राथमिक वन 4.1% खो दिया है, जो इसका 18% है। इसमें कहा गया है कि 2001 से 2022 के बीच भारत के जंगलों ने एक वर्ष में 51 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन किया है। 141 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया है। यह प्रतिवर्ष 89.9 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर शुद्ध कार्बन सिंक का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में वृक्षों के नुकसान के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष औसतन 51.0 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ा गया। इस अवधि के दौरान कुल मिलाकर 1.12 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष उत्सर्जित हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए नया डिजिटल प्लेटफॉर्म CDP सुरक्षा किया तैयार। केंद्र सरकार ने क्लस्टर विकास कार्यक्रम CDP क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए एक नया मंच CDP सुरक्षा का निर्णय लिया है। CDP सुरक्षा मूलतः एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सुरक्षा का अर्थ है एकीकृत संसाधन आवंटन, ज्ञान और सुरक्षित बागवानी सहायता के लिए प्रणाली। यह प्लेटफॉर्म नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI और ERUPI वाउचर का उपयोग करके किसानों को उनके बैंक खातों में तुरंत सब्सिडी देने की अनुमति देगा। इसके अलावा 4 बैंक HDFC बैंक, ICICI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा को मंच पर शामिल किया है। ये बैंक फंड वितरण के लिए ERUPI वाउचर तैयार करेंगे। एक किसान अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉगिन कर सकता है और अपनी आवश्यकता के आधार पर बीज, पौधे और जैसी रोपण सामग्री के लिए ऑर्डर दे सकता है। किसान द्वारा अपना योगदान देने के बाद एक ERUPI वाउचर जनरेट होगा। यह वाउचर फिर एक विक्रेता को प्राप्त होगा जो किसान को आवश्यक रोपण सामग्री प्रदान करेगा। ERUPI स्वीकार करने वाले व्यापारियों पर कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप, इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के बिना भुनाया जा सकता है। CDP सुरक्षा, इसमें PM किसान के साथ डेटाबेस एकीकरण, NIC से क्लाउड आधारित सर्वर स्पेस, UID/AI सत्यापन, ERUPI एकीकरण, स्थानीय सरकार निर्देशिका, LGD सामग्री प्रबंधन प्रणाली, जियो टैगिंग और जियो फैंसिंग जैसी विशेषता है। यह मंच किसानों, विक्रेताओं, कार्यान्वयन एजेंसियों और क्लस्टर विकास एजेंसियों और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB के अधिकारियों तक पहुंच की अनुमति देता है। CDP सुरक्षा प्लेटफॉर्म अब तक लगभग 84,000 किसानों के विवरण अपलोड किए जा चुके हैं। इनमें सह्याद्री फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के 8,000 किसान शामिल हैं, जो महाराष्ट्र के नासिक में अंगूर क्लस्टर का कार्यान्वयन पर कर रहा है। बाकी 400 किसान मेघालय बेसिन मैनेजमेंट एजेंसी MBM में से हैं, जो मेघालय में हल्दी क्लस्टर लागू कर रही है। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में जोनाथन क्रिस्टी ने जीता पुरुष एकल का खिताब। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में जोनाथन क्रिस्टी ने जीता पुरुष एकल का खिताब। इंडोनेशियाई शटलर जोनाथन क्रिस्टी 14 अप्रैल 2024 को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के निगोम्बो में 2024 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के पुरुष एकल फाइनल में घरेलू पसंदीदा ली सी फेंग को हराकर अपना पहला महाद्वीपीय खिताब हासिल किया है। मौजूदा ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियन शानदार फॉर्म में था। उसने सीधे गेम 21-15, 21-16 में मैच जीतकर मनीला 2022 में जीते गए रजत को स्वर्ण में बदल दिया। महिला एकल फाइनल में चीन की वांग झीई ने हमवतन और ओलंपिक चैंपियन चेन उफेई को 21-19, 21-7 से हराकर अपना एशिया खिताब दोबारा हासिल किया। वांग ने एक साल पहले दुबई में अपना 2022 का खिताब गंवा दिया था, जहां वह 2 बार की विश्व चैंपियन अकाने यामागुची के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में हार गई थी।
41वीं बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 9 से 14 अप्रैल 2024 तक चीन का झेजियांग प्रांत तटीय शहर निगोम्बो में आयोजित की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 41वीं बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 9 से 14 अप्रैल 2024 तक चीन का झेजियांग प्रांत तटीय शहर निगोम्बो में आयोजित की गई थी। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप एक BWF सुपर 1000 इवेंट है। यह 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक आयोजित होने वाली ग्रीष्मकालीन पेरिस ओलंपिक से पहले आखिरी क्वालिफाइंग इवेंट भी था। अन्य विजेता चीनी जोड़ी लियांग वेई केंग और वांग चांग ने पुरुष युगल फाइनल में 17-21, 21-15, 21-10 से जीत के साथ गो सेच फेई और नूर इजुद्दीन के ड्रीम टूर्नामेंट को समाप्त कर दिया है। महिला युगल फाइनल में कोरिया गणराज्य की बाक हाना और ली सो ही ने झांग सुजियान और झेंग यू को 23-21 और 21-12 से हराया। मिश्रित युगल का खिताब फेंग यान झे को वांग और डोंग पिंग, जो चीन की रहने वाली है, ने जीता, जिन्होंने सेओ सेवुंग और जे चाइंग यूंग जंग को दक्षिण कोरिया को हराया। ये दक्षिण कोरिया की रहने वाली हैं, जिन्होंने सेओ सेवुंग जे और चाई यू जंग, जो दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं, इनको हराया। बैडमिंटन एशिया, इसकी स्थापना 1959 में एशियाई बैडमिंटन परिसंघ के रूप में की गई थी। 2015 में इसका नाम बदलकर बैडमिंटन एशिया परिसंघ और अंततः बैडमिंटन एशिया कर दिया गया। बैडमिंटन एशिया में 43 सदस्य संघ हैं। एशिया क्षेत्र को 5 उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। इसका मुख्यालय पेटलिंग जया सेलांगोर मलेशिया में है। हिटमैन रोहित शर्मा बने 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर। भारत और मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा T20 प्रारूप में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग IPL मैच में रोहित के शानदार प्रदर्शन के दौरान यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई। रोहित शर्मा, जिन्हें गेंद को सफाई से और जबरदस्त ताकत से मारने की क्षमता के लिए हिटमैन के रूप में जाना जाता है, मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान ने केवल 63 गेंदों पर 105 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 11 चौके 5 छक्के की मदद से अपनी बल्लेबाजी क्षमता का प्रदर्शन किया, जिसमें मील का पत्थर लगाने वाला छक्का भी शामिल था। हालांकि जब T20 क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के लगाने की बात आती है तो रोहित, क्रिस गेल 1056 छक्के, कीरोन पोलार्ड 860 छक्के और आंद्रे रसेल 678 छक्के जैसे वेस्ट इंडीज के कुछ महान खिलाड़ियों से पीछे हैं। रोहित अब तक 502 छक्के लगाए हैं, जो उन्होंने कॉलिन मुनरो के 548 छक्कों के रिकॉर्ड के करीब रखता है। कॉलिन मुनरो CSK के खिलाफ मैच में रोहित का शतक मौजूदा IPL सीजन में उनका दूसरा शतक था, जो उनके शानदार बल्लेबाजी कौशल का प्रदर्शन रखता है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा ने सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं। उन्होंने 190 रन बनाए हैं, जो किसी भी अन्य खिलाड़ी से ज़्यादा है। न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल 173 के साथ दूसरे और ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल 127 के साथ तीसरे स्थान पर हैं। अब 10th नंबर और आखिरी देखते हैं। विजडन ने इंग्लैंड की नेट साइवर ब्रंट को दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेट किया नामित। नेट साइवर ब्रंट दुनिया में विजडन के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में सम्मानित होने वाली इंग्लैंड की पहली महिला बन गई हैं, जो विजडन में अपनी पुरस्कार सूची में नेट साइवर ब्रंट को शीर्ष स्थान दिया है। 2023 में शानदार फॉर्म के बाद साइवर ब्रंट ने महिला क्रिकेट में फिर से शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पुरुष वर्ग में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस को अग्रणी क्रिकेटर के रूप में शामिल किया गया।
पैट कमिंस के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप और 50 ओवर के विश्व कप दोनों में सफलता मिली। इसके अलावा टॉप 5 क्रिकेटरों की लिस्ट भी जारी की गई है, जिसमें मिचेल स्टार्क, उस्मान ख्वाजा, एशले गार्डनर, हैरी ब्रूक और मार्क वुड भी शामिल हैं। पैट कमिंस बेन स्टोक की जगह लेंगे। पैट कमिंस बेन स्टोक की जगह, जिन्होंने पिछले 4 वर्ष में 3 बार प्रतिष्ठित खिताब जीता। पैट कमिंस 2012 में माइकल क्लार्क के बाद विजडन के प्रमुख क्रिकेटर के रूप में नामित होने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई हैं। ट्रेविस हेड को विजडन ट्रॉफी प्रदान की गई है। हेड ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारत के खिलाफ 163 रनों की पारी के लिए विजडन ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। हैले मैथ्यूज को दुनिया का अग्रणी T20 क्रिकेटर नामित किया गया। वर्ष के 5 क्रिकेटरों को विजडन संपादक द्वारा चुना जाता है। यह परंपरा 1889 से चली आ रही है और ये ख़त्म होता है। ओके, और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव्स का लगा लेते हैं। हाल ही में 2 दशक बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा करने वाली ली हिसियन लूंग का संबंध किस देश से है? तो सिंगापुर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। हाल ही में सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? पेरिस में। हाल ही में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में टॉप 10 में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? दिल्ली। हाल ही में आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाला पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001 से 23 के बीच सर्वाधिक वृक्ष आवरण हानि कहाँ हुई है? तो असम में। केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है? तो CDP सुरक्षा। हाल ही में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जोनाथन क्रिस्टी। हाल ही में 500 T20 छक्के लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? और रोहित शर्मा। हाल ही में विजडन ने किसे दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित किया है? नेट साइबर ब्रांड।